एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स को बाय नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमने 15 थिंकर्स और उनकी जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज और कंसेप्ट को कवर किया है। हमने इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस किया है और उसको देखते हुए ही नोट्स को तैयार किया है, इसलिए वो नोट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्कोर को काफ़ी इम्प्रूव कर देंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा है, 2 लिस्ट दी गई हैं। एक लिस्ट में हमको दिए गए हैं कुछ कंसेप्ट और लिस्ट 2 में उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो मीनिंग्स हैं, जो उनकी थ्योरीज हैं, उसको दिया गया है। तो आपने बताना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा राइट ऑप्शन है। आप वीडियो को पॉज कर ले और मैं आंसर उसके साथ साथ जल्दी जल्दी बताता जाऊंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे राइट आंसर बनता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड्स की बात करता है, यानी कुछ फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में हम ऐसे वर्क कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड हो सकते हैं। सेम वर्क जो है हम दूसरी फैक्ट्री, दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी कर सकते हैं, तो हम एक स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इनफॉर्मल ग्रुप फंक्शनिंग की बात करता है। इसका मतलब ये है कि जो वर्कर को माहौल मिलना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में, वो एक इनफॉर्मल होना चाहिए, एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग थ्योरी चूजिंग वन अल्टरनेटिव आउट ऑफ होल की बात करता है, मतलब बहुत सारे आपके पास विकल्प है, उनमें से एक को चूज़ करना है, डिसीजन मेकिंग कहना होता है, डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। क्लासिकल थ्योरी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं, कुछ थिंकर 10 प्रिंसिपल देते हैं और कुछ थिंकर 14 प्रिंसिपल देते हैं, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनोब्रुक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब होती है? 1966 में, 1967 में, 1968 में या फिर 1969 में? तो इसका राइट आंसर है 1968 में होती है। 3 मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होती है। फर्स्ट होती है 1968, सेकंड होती है 1988 और थर्ड होती है 2008 में, यानी 20 ईयर्स के गैप में 3 मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होती है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को और भी इम्प्रूव करने के लिए कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ थ्योरीज दे रखी है और आपने बताना है कि वो कौन सी थ्योरी पहले आई और कौन सी थ्योरी बाद में आई, यानी इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है और ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे इसका राइट ऑप्शन बनता है? पहले क्लासिकल थ्योरी आती है, फिर ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी आती है, देन डिसीजन मेकिंग थ्योरी आती है, फिर उसके बाद लास्ट में पब्लिक चॉइस थ्योरी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लिस्ट दे रखी हैं। एक लिस्ट में थिंकर के नाम दे रखे हैं और दूसरी लिस्ट में उनके साथ जो आइडिया या उनकी थ्योरी एसोसिएट करती है उसके नाम दे रखे हैं। आपने ये बताना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा राइट ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे राइट है? FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी और वो जाने जाते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी। हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग थ्योरी का आइडिया दिया। एल्टन माओ ने हाथोन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे जो बेसिकली ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को आगे जाकर एडवांस करते हैं। FW रिक्स इकोलॉजिकल अप्रोच यूज़ करते हैं अपने मॉडल्स को प्रोपोगेट करने के लिए, जैसे उनका फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक मॉडल काफ़ी फेमस है, उसमें उन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच को यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन 2 लिस्ट दे रखी हैं, एक पर थिंकर के नाम और दूसरी लिस्ट में उनके साथ जो कंसेप्ट एसोसिएट करते हैं उसके नाम, और आपने इनको मैच करके बताना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। रैंसिस लिकेट ने पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी दी। चेस्टर बर्नार्ड ने जॉन ऑफ इनडिफरेंस की थ्योरी दी जो आगे जाकर हम पढ़ेंगे भी। क्रिस आर्ग्रिस ने सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की थ्योरी दी और कर्ट लेविन ने ग्रुप डायनामिक्स की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FW टेलर ने फंक्शनल फॉर्मेट का कंसेप्ट दिया है और उन्होंने बताया है कि कुछ प्लानिंग रूम में ऑफिसर बैठेंगे और आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से ऑफिसर को उन्होंने सजेस्ट नहीं किया जो प्लानिंग रूम में बैठेंगे। ए, स्पीड बॉस, बी, रूट क्लर्क, सी, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क या फिर डी, शॉप डिसिप्लिनेरियन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पीड बॉस, जो प्लानिंग रूम में नहीं बैठते हैं। अकॉर्डिंग टू FW टेलर, फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए, किसी इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए हमें 8 फंक्शनल फॉर्मेट चाहिए और वो 4 प्लानिंग ऑफिसर होंगे और 4 प्रोडक्शन ऑफिसर होंगे। जो 4 प्लानिंग ऑफिसर होंगे उनके नाम है रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कोस्ट क्लर्क और 4th है डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन ऑफिसर जो चाहिए वो है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। जो हर
जो ऑफिसर है वो किसी ना किसी से वर्कर को गाइड करेगा, मैनेज करेगा, डायरेक्शन देगा, उनको ऑर्डर देगा। तो ये फंक्शनल फॉरमैनशिप का जो कंसेप्ट है FW टेलर का, ये इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैन ऑफ कंट्रोल को और किस नाम से जाना जाता है? रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, मिलिट्री टाइप फॉरमैन या बिजनेस फ्रंट लाइन? इसका राइट आंसर है मिलिट्री टाइप फॉरमैन। स्पैन ऑफ कंट्रोल का आइडिया बेसिकली ये आइडिया है कि एक जो बॉस है, सुपीरियर है, वो कितने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है, कितने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है एफिशिएंटली, कितनी कैपेसिटी या उसमें कैपेबिलिटी होती है। तो इसको मिलिट्री टाइप फॉरमैन भी कहते हैं। जैसे मिलिट्री में बटालियन होती है, बटालियन का चीफ होता है, कुछ सोल्जर को कमांड करता है, तो वही से कंसेप्ट को अडॉप्ट करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी लेकर आया गया है। FW टेलर ने इसको सबसे पहले प्रोपोगेट किया था, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी भी देते हैं और उनके फादर भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने लिस्ट 1 पे कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं और आपने बताना है लिस्ट 2 के साथ मैच करके कि किन थिंकर के हैं। A, B, C और D में से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे इसका राइट ऑप्शन है? स्पैन ऑफ अटेंशन VA ग्रेकनस ने आइडिया दिया था। स्केलर प्रोसेस मूनी एंड रायली ने। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन माओ ने, जिन्होंने हाथों एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। फंक्शनल फॉरमैनशिप का कंसेप्ट FW टेलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी है उसको किसने रिजेक्ट करते हुए मिथ एंड प्रोवर्ब्स कहा है? प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी को क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसका ऑप्शन बताना है हर्बर्ट साइमन, WF विलोबी, LD वाइट और चेस्टर बर्नार्ड में से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो हर्बर्ट साइमन ने मिथ एंड प्रोवर्ब्स कहा है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी को, कि ये थ्योरी जो है ये एक मिथ क्रिएट कर रही है, हमें किसी इस तरह के प्रिंसिपल्स की ज़रूरत नहीं है जैसे ये प्रिंसिपल क्लासिकल थ्योरीज हमें दे रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैनेजरियल व्यू है वो मैनेजरियल व्यू इनमें से किसने नहीं दिया है? हर्बर्ट साइमन, स्मिथबर्ग, गुलिक और हेनरी फ्योल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। हेनरी फ्योल ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजरियल व्यू नहीं दिया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 व्यू माने जाते हैं, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने के लिए 2 व्यूज़ माने जाते हैं। एक मैनेजरियल व्यू, जिसमें हम कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ पर ही फोकस करते हैं, और जो टेक्निकल, क्लैरिकल या मैनुअल एक्टिविटीज़ है उनको नहीं पढ़ते हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आती है। और जो इस व्यू को सपोर्ट करते हैं उन थिंकर के नाम है साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन एंड गुलिक। और सेकंड व्यू है इंटेग्रल व्यू, जो ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर तरह की एक्टिविटीज़ आती है, चाहे वो मैनेजरियल हो, चाहे टेक्निकल हो, क्लैरिकल हो या फिर मैनुअल हो, हम सारी एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। और जो इंटेग्रल व्यू को सपोर्ट करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उस थिंकर के नाम है LD वाइट और डिमॉक। और आपने इसको ध्यान से याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफ्रेंशिएट नहीं करता? हेनरी फ्योल, हर्बर्ट साइमन, पॉल H. एपलेबे एंड जॉन गॉस। इसका राइट आंसर है हेनरी फ्योल। पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो थिंकर डिफ्रेंशिएट नहीं करते वो मेनली 4 ही थिंकर है, ओरविक, फ्योल, गुलिक और फॉलेट। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि एक लड़के की गर्लफ्रेंड है जो पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को करता है उफ ये GF पीना, तो उफ GF से भी आप इसको याद रख सकते हो, या कोई भी एक्रोनियम तैयार कर सकते हो इसको याद रखने के लिए। लेकिन मेनली ये 4 थिंकर ही है जो आपने याद रखने हैं, जो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह का डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 के बाद वाला जो फेस है, पोस्ट 1970 फेस, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेवलपमेंट की गई है उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर ऐड किया गया है, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड की गई है? स्टेटस क्यूइज्म, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट थ्योरी या फिर वैल्यू ओरिएंटेशन? तो इसका राइट आंसर है उसमें वैल्यू ओरिएंटेशन की जो फीचर ऐड किया गया है। कैसे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 4 ही स्टेजेस मानी जाती है, अगर उनको हम क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाएं तो वो ऐसे बनती है। पहली स्टेज है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी की, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग किया जाता है, उसे पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी स्टेज कहते हैं। 1887 से लेकर 1926 तक चलती है। स्टेज 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की,
जो 1927 से 1937 तक चलती है, जिसमें क्लासिकल थ्योरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलप होती है, जिसमें लूथर गुलिक और विक जैसे थिंकर जो है कई सारे प्रिंसिपल देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। और थर्ड स्टेज है इरा ऑफ चैलेंज, जो 1938 से लेकर 1947 चलती है। इरा ऑफ चैलेंज में बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसी थ्योरी, क्लासिकल थ्योरीज को चैलेंज किया जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन की पहले थ्योरी चल रही थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट जैसी थ्योरी, उनको चैलेंज किया जाता है। और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी जैसी नई थ्योरीज आती है जो प्रीवियस थ्योरी को चैलेंज करती है। स्टेज 4 आती है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, जो 1948 से लेकर 1970 चलता है, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन या सब्जेक्ट नहीं माना जाता है। उसे कहा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी डिसिप्लिन का, फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटिकल साइंस का एक सब डिसिप्लिन ही है। तो ये क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है। स्टेज 5 आती है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव की, जो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के साथ साथ शुरू होती है 1970 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक यही स्टेज चल रही है, जिसमें यह कहा जाता है कि पब्लिक पॉलिसी बनाते वक्त या पब्लिक पॉलिसी को स्टडी करते वक्त हमें वैल्यू ओरिएंटेशन का भी ध्यान रखना होगा, यानी लोगों का वेलफेयर करते वक्त लोगों की लाइफ में भी हमें मोर वैल्यू को ऐड करना होगा। हमें कुछ और जो वेलफेयर प्रिंसिपल है, जो वैल्यूज़ है, जो लोगों के बेटरमेंट के लिए काम कर सके, उनको भी लेकर आना होगा। तो पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव इस चीज़ की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लिस्ट दे रखी है, एक लिस्ट में थिंकर के नाम और दूसरी लिस्ट पे कुछ उनकी अप्रोचेस या फिर उनके कंसेप्ट के नाम दे रखे हैं और आपने मैच करके बताना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा राइट ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी किस तरह से राइट ऑप्शन है? एमपी फॉलेट साइकोलॉजिकल अप्रोच यूज़ करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करने के लिए। हर्बर्ट साइमन रैशनल अप्रोच देते हैं और माइकल डी कोहेन गार्बेज कैन मॉडल देते हैं। एमिताई एज़ियोनी मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल देते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एम मार्क्स ने ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी है और उसने 4 टाइप्स बताई है ब्यूरोक्रेसी की। आपने बताना है जो 4 टाइप्स बताई है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। मेरिट, गार्डियन, पैट्रोनेज और कास्ट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा राइट ऑप्शन है, आपने ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। एफ एम मार्क्स ने 4 तरह की जो ब्यूरोक्रेसी बताई है उसका करेक्ट सीक्वेंस कुछ इस तरह से है, जैसे फर्स्ट आता है गार्डियन ब्यूरोक्रेसी, सेकंड कास्ट ब्यूरोक्रेसी, थर्ड पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी और फोर्थ मेरिट ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस्टर बर्नार्ड ने एक आइडिया डेवलप किया है। वो आइडिया है कि जब सुपीरियर से सबॉर्डिनेट कुछ अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उस आइडिया का नाम क्या है, उस कंसेप्ट का नाम क्या है। मोटिवेशन मैट्रिक्स, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जॉन ऑफ इनडिफरेंस या फिर जॉन ऑफ कोरेसिव अथॉरिटी। इसका राइट ऑप्शन है सी, जॉन ऑफ इनडिफरेंस। जॉन ऑफ इनडिफरेंस का आइडिया बेसिकली यही कहता है कि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सके। जब तक वो इस दायरे में रहकर ऑर्डर मिल रहे हैं उन्हें, तो वो उसी ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे। और वो दायरा किन चीज़ों से तय होता है? वो 4 चीज़ों से तय होता है। पहला है, अगर उसे जो बात कही गई है वो उस चीज़ को समझ पाए, यानी कम्युनिकेशन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सके, जहाँ फिर वो इस चीज़ को जान सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है, कहीं वो ये जो ऑर्डर दिया जा रहा है उसके साथ मैच तो नहीं करता, उसके ऑपोजिट तो नहीं चल रहा। जहाँ फिर थर्ड है, उसके पर्सनल इंटरेस्ट भी फुलफिल हो रहे हैं जो ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, और वो मेंटली और फिजिकली एबल है इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। जॉन ऑफ इनडिफरेंस की तरह हर्बर्ट साइमन ने भी सेम आइडिया दिया है जिसे वो जॉन ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं, कि जब तक इस दायरे में रहकर ऑर्डर मिल रहे हैं सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर के ऑर्डर को मानते हैं, लेकिन जब इस दायरे से बाहर रहकर उन्हें कोई ऑर्डर मिलता है तो वो उसे डिसओबे भी कर सकते हैं। हर्बर्ट साइमन ने जॉन एक्सेप्टेंस का आइडिया दिया और जॉन इनडिफरेंस का आइडिया दिया है चेस्टर बर्नार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ये बताना है कि जो मैनेजरियल फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन में परफॉर्म किए जाते हैं, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैनेजरियल व्यू है, उनके थिंकर कौन कौन से हैं। नीचे दिए गए आपको 4 नाम में से बताना है कौन कौन से थिंकर मैनेजरियल फंक्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा राइट ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी हेनरी फ्योल मैनेजरियल व्यू की बात नहीं करते हैं। तो इसको दोबारा देख लें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 व्यू हैं, एक मैनेजरियल व्यू और इंटेग्रल व्यू। मैनेजरियल व्यू सपोर्ट करते हैं साइमन स्मिथबर्ग, थॉमसन, गुलिक, और इंटेग्रल व्यू सपोर्ट करते हैं एल डी वाइट एंड डी मॉक। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर या एक मैनेजर की 6 क्वालिटीज़ को बताया गया है
कि उसमें 6 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फिजिकल, मेंटल, मॉरल, जनरल एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस जैसी 6 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये किस थिंकर ने आइडिया दिया है, यानी किस थिंकर ने ये 6 क्वालिटीज़ की बात की है? ऑप्शन ए फ्योल, ऑप्शन बी कुलिक, ऑप्शन सी उर्विक, ऑप्शन डी फॉलेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी फ्योल ने 6 क्वालिटीज़ की बात की है और 6 क्वालिटीज़ है फिजिकल, मेंटल, मॉरल, जनरल एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस। यानी किसी भी जॉब पर आप जब भी कहीं पर भी अप्लाई करोगे तो ये 6 क्वालिटीज़ को देखा ही जाता है, इस तरह से ही आपने याद रखना है। एक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही क्वालिटीज़ की फ्योल बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी को लेकर कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी ए, बी और सी की जो स्टेटमेंट दी गई है कि मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी है वो आयरन केज ऑफ रूल बेस्ड थ्योरी है। ये रैशनल लीगल अथॉरिटी पर बनाई हुई एक थ्योरी है। ये ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये मानती है जो डोमिनेशन की जाती है नॉलेज के थ्रू, मेरिट के बेस पर, लेकिन इसमें डेमोक्रेसी में इसको पॉपुलर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। यानी हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसी है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी को लागू किया गया है, अनफोर्स किया गया, जहाँ अडॉप्ट किया गया है। तो इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि मैक्स वेबर ने 6 फीचर्स बताए हैं ब्यूरोक्रेसी के, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं जो आपने याद रखने हैं। 1. फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर, 2nd मैनेजमेंट बाय रूल्स, 3rd डिवीजन ऑफ लेबर, अचीवमेंट फोकस्ड एडवांसमेंट, 5th एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड 6th इज इम्पर्सनैलिटी। ये आपने 6 फीचर जो है ब्यूरोक्रेसी के याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफ्रेंशिएट नहीं करता? तो जो मैंने एक्रोनियम बताया था UFGF वाला, वो आप यहाँ पर लगा कर देखेंगे तो शायद आप राइट आंसर बना पाएँ। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा राइट ऑप्शन है, आपने ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे राइट आंसर बनता है? क्योंकि ये जो सारे थिंकर दिए हैं, चाहे वो पॉल एप्लेबे है, LD वाइट है, हर्बर्ट साइमन है, सब जोसिया स्टैम्प है, ये सारे पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंशिएट करते हैं। जो पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे वो डिफरेंशिएट नहीं करते। तो जहाँ तो आप डिफरेंशिएट करने वालों को याद कर लीजिए, जहाँ जो डिफरेंशिएट नहीं करते उनको याद कर लीजिए। तो इजी रहेगा अगर आप याद करें कि जो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके नाम कम हैं, और जो डिफरेंशिएट करते हैं उनके नाम इससे भी ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्स का जो फ्यूज्ड मॉडल है वो किस चीज़ पर आधारित है, किस चीज़ पर बेस्ड है? नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है, जहाँ आधार दिए गए, आपने बताना है कि उनमें से कौन सी आधार जो बेसिस है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आपने ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी अटेनमेंट वैल्यू इन सोसाइटी जो ऑप्शन बी बताई गई है वो रॉन्ग है। ये जो फीचर है ये एक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का फीचर है, ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी का फीचर है, जिसमें आप जो कुछ लाइफ में अटेन करते हो उस पे आधार पर ही आपकी आइडेंटिटी बनती है, मेरिट के बेस पर आइडेंटिटी बनती है। यानी आइडेंटिटी ये नहीं बनती कि आप किस घराने से पैदा हुए हो, आपकी जात क्या है, कौन सा धर्म है। जो आप कमाते हो, जो आप मेहनत करके करते हो, उसके बेस पर आपकी आइडेंटिटी बनती है, उसे अटेनमेंट वैल्यू इन सोसाइटी कहते हैं। अगर रिक्स के मॉडल की बात करें तो उसे फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक सैला मॉडल भी कहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए डिफरेंट सोसाइटीज़ में डेवलप किया गया था। तो इस मॉडल में जो ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरल फोक सोसाइटी है उसे फ्यूज सोसाइटी कहा है रिक्स ने, जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल डेवलप सोसाइटी है उनको रिक्स डिफ्रैक्टेड सोसाइटी कहते हैं। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आप अपने स्कोर को ज़रूर कमेंट करके बताएं और ये बताएं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, और ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपको काफ़ी स्कोर को इम्प्रूव कर सकता है, वो इजी, इंटरमीडिएट या फिर आपको डिफ़िकल्ट लगता है, ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।